एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, ये बाल विकास की 8वीं क्लास है। अगर आपने इसके पहले की 7 क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप जाके उनको देख कर आइए। उन चीज़ों को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो इन चीज़ों को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो के अंतर्गत हम आज बात करने वाले हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कुछ ऐसे कारक होते हैं जो क्या करते हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे परिचर्चा करेंगे, उन्हीं चीज़ों को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, शारीरिक विकास अनेक कारकों से प्रभावित होता है। इन कारकों में मुख्य कारक इस प्रकार हैं, मतलब यहाँ पे आपको नीचे एक एक स्टेप करके दिए गए हैं। जैसे पहला ही कारक आपका क्या आ जाता है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम देखते हैं किस प्रकार से विकास को प्रभावित करता है मेरे प्यारे दोस्त। तो देखते हैं, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला सर्व प्रमुख कारक है। मतलब सबसे पहला ही और इम्पॉर्टेंट भी कारक ऐसा पड़ जाता है आनुवंशिकता, जो क्या करता है, आदमी के शारीरिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। रुथ बेनेडिक्ट के अनुसार देखें तो आनुवंशिकता जो है माता पिता के जैविक गुणों का शांतित में हस्तांतरण है। मतलब ये कह रहे हैं कि माता पिता के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो क्या कर दिए जाते हैं, सीधा हस्तांतरण। मतलब होता है कि एक आदमी से लेकर के दूसरे आदमी को दे दिया जाए। तो जो माता पिता के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, बच्चों के अंदर आ जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आनुवंशिकता कहलाती है या वंशानुक्रम कहलाता है। किसके अनुसार मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको ध्यान में रखना है, रुथ बेनेडिक्ट के अनुसार। ठीक है। बात करें, जैव वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों ने अपने विविध अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि माता पिता के शील गुणों का उनकी संतान पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जो आपके जैव वैज्ञानिक हुए हैं कुछ, और कुछ जो है मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने कई प्रकार के शोध किए मेरे प्यारे दोस्त। और जब उन्होंने शोध किया तो उन्होंने इस चीज़ को सिद्ध किया है, इन चीज़ों को प्रूव किया है कि जो माता पिता के गुण होते हैं वो सीधा क्या करते हैं, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बच्चों के ऊपर सीधा आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, उन बच्चों को प्रभावित करते हैं। ठीक है। बात करें, स्वस्थ माता पिता की संतानें प्रायः स्वस्थ और निरोगी तथा निर्बल माता पिता की संतानें प्रायः रोगी और निर्बल होती हैं। ऐसा इन्होंने बताया कि अगर माता पिता शुद्ध हैं तो उनकी जो होने वाली संतानें हैं वो भी क्या होंगी, स्वस्थ होंगी और निरोगी होगी। लेकिन अगर वहीं पे माता पिता रोगी हैं और उनके वो स्वस्थ नहीं हैं तो उनकी जो संतानें होंगी वो कौन सी होगी, तो रोगी और निर्बल संतानें होंगी। ठीक है। बात करें, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता को शारीरिक विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के साथ स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में स्वीकार किया है। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें वंशानुक्रम जो है या आनुवंशिकता जो है, ये शारीरिक विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कारक है, के साथ ही स्थिर सामाजिक, मतलब कि स्थिर मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्टैटिक। ठीक है, क्या स्टैटिक सोशल, स्थिर सामाजिक, स्टैटिक सोशल संरचना के रूप में भी क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्त, स्वीकार किया गया है। ठीक है। इन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। बात करें फ्रांसिस गाल्टन के शब्दों में देखें तो मानव विकास में पोषण की अपेक्षा मानवांशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक है। मतलब कह रहे हैं, जो आपके फ्रांसिस गाल्टन जो हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मानव विकास जो होता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, में पोषण की अपेक्षा, मतलब किस तरीके से बालक पल बढ़ रहा है, कहाँ पे पल बढ़ रहा है, उसकी अपेक्षा क्या, मानवांशिकता, मतलब एक तरीके से जो माता पिता से उसके अंदर कारक आते हैं वो क्या करते हैं, सर्वाधिक सशक्त कारक है। मतलब अगर देखें तो कहाँ पे पल बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किसका बच्चा है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ये कौन आपके कह रहे हैं, तो फ्रांसिस गाल्टन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट तो है ही कि कहाँ बच्चा पल बढ़ रहा है, किस माहौल में पल बढ़ रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बच्चा किसका है, माता पिता उसके क्या हैं। ठीक है, उनके कौन कौन से गुण उसके अंदर आए हैं, ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने जो है पहला कारक देख लिया। अब बात करते हैं दूसरा जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, पर्यावरण या वातावरण। ये आपका सेकंड कारक आ जाता है कि बालक के ऊपर जो है, जो उसका शारीरिक विकास होता है, वो उसके ऊपर पर्यावरण और वातावरण का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। सुविख्यात शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन
रास के शब्दों में देखें तो कोई बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है पर्यावरण है। मतलब कह रहे हैं जो आपके रास महोदय आए हैं उन्होंने पर्यावरण को इस तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि वह शक्ति कोई ऐसी शक्ति, बाह्य शक्ति जो क्या करती है, हमें प्रभावित करती है। जैसे आप समझो, आप कहाँ पे रह रहे हैं, अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे कूड़े हैं, करकट हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मच्छर हैं और क्या वहाँ की हवा शुद्ध नहीं है, तो आप क्या रोगी बन जाएंगे। आपका जो शरीर है वो डेवलप करना बंद कर देगा और आप अविकसित हो जाएंगे, आपको पोषण का शिकार हो जाएंगे। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमें बाह्य शक्तियाँ क्या करती हैं, जो प्रभावित करती हैं। अगर आप वहीं पे गांव में अच्छे से पल रहे हैं, अच्छी हवा मिल रही है, जगह ज़मीन अच्छी है, साफ सफाई रखी जा रही, तो आप अच्छा डेवलप कर पाएंगे। तो जो ये बाहर की चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, सफाई, गंदगी, हवा, प्रदूषित हवा, शुद्ध हवा, ये चीज़ें जो प्रभावित करती हैं, यही हमारा क्या हो जाती हैं, पर्यावरण हो जाती हैं। ये किसने कहा है, ये आपके रास महोदय ने कहा है। ठीक है, बात करें बोरिंग के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी व्यक्ति का पर्यावरण उन सब उत्तेजनाओं का योगफल है जो उसे गर्भाधान से मृत्यु उपरांत प्राप्त होती है। मतलब जो आपके बोरिंग महोदय आए, उन्होंने कहा कि जो जैसे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो जब क्या पेट में आता है, वहाँ से गर्भाधान से लेकर और जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक वो, देखो जैसे पेट में आया बच्चा, पैदा हुआ, अब वो जो कुछ सीखेगा वो किससे सीखेगा, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर सीखेगा। अगर उस घर में सभी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उस सरकारी की तरफ उसका झुकाव रहेगा। अगर घर के लोग बिजनेसमैन हैं तो उसका झुकाव जो किसकी तरफ हो जाएगा, इंटरेस्ट किसकी तरफ हो जाएगा, बिजनेसमैन की तरफ हो जाएगा। और यही चीज़ें क्या करती रहती हैं, उसके जीवन पर्यंत चलती रहती। मतलब जब तक वो मर नहीं जाता, जिन जिन माहौलों में जाता है उसी से क्या, उसे उत्तेजना, उसी से उससे मोटिवेशन, उसी से उससे आप समझ लो कि इंस्पिरेशन मिलता रहता है। और यही चीज़ें क्या होती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। किसके अनुसार, तो ये आपके बोरिंग महोदय के अनुसार है। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त? अगर समझ पा रहे हैं तो फटाफट वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। बात करें पर्यावरण के मुख्यतः 3 मुख्य आयाम होते हैं। कौन से आयाम होते हैं? 3 मुख्य आयाम होते हैं। पहला आपका आ जाता है भौगोलिक पर्यावरण, दूसरा आ जाता है सामाजिक पर्यावरण और तीसरा आ जाता है मानसिक पर्यावरण। ठीक है, अनुकूल वातावरण शारीरिक विकास पर अनुकूल प्रभाव डालता है, प्रतिकूल वातावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब कह रहे हैं कि देखो, पहले तो आप समझ लो कि पर्यावरण के कितने कारक, मतलब एक तरीके से समझो कितने रूप होते हैं। तो आप मुख्य रूप से इनकी 3 रूपों में बांट सकते हो। 3 आयाम इनके होते हैं। कौन कौन सा? भौगोलिक, मतलब आप किस जमीन पे पल रहे हैं, किस स्थान पे हैं, ठीक है, कौन सी हवा आपको मिल रही है, किस तरीके का आप समझ सकते हो ना उन चीज़ों को। भौगोलिक मतलब दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ें। दूसरा सामाजिक, आप किन किन लोगों के बीच में पल रहे हैं, आप चोरों के बीच में पल रहे हैं, टीचरों के बीच में पल रहे हैं, या फिर एक अच्छे समाज, तो ये सामाजिक हो जाता है। चौथा आ जाता है मानसिक पर्यावरण, आपके यहाँ किस तरीके से तर्क रखा जा रहा है, किसी चीज़ का पॉजिटिव पक्ष देखा जाता है कि उसका निगेटिव ही पक्ष देखा जाता है, या पॉजिटिव निगेटिव दोनों पक्ष देखा जाता है, तो ये आपका हो जाता है मानसिक पर्यावरण। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं कि जब अगर ये चीज़ें अनुकूल होती हैं, मतलब अनुकूल का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ये चीज़ें सही होती हैं तो क्या करता है कि इनका प्रभाव जो होता है सही तरीके से पड़ता है। और यही चीज़ें अगर गड़बड़ हो जाती हैं तो इनका प्रभाव जो है गड़बड़ तरीके से व्यक्ति के ऊपर पड़ने लगता है। दूसरे शब्दों में शुद्ध जलवायु, पर्याप्त प्रकाश, स्वच्छ मनोरंजन, जो कुछ रहा हो, ठीक है, वातावरण बालक बालिकाओं के शारीरिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अगर आपके यहाँ की जलवायु शुद्ध है, ठीक है, प्रकाश आप पर्याप्त पा रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हैं, सूर्य का प्रकाश आपकी बॉडी पे अच्छे से पड़ रहा है, ठीक है, स्वच्छ मनोरम है आपके यहाँ का, तो आपका जो आप जिस तरीके से क्या होगा कि आपके शरीर पे एक सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। चलिए, जो इसका तीसरा है मेरे प्यारे दोस्त, वो देख लेते हैं। तीसरा आपका आ जा रहा है भोजन और आहार भी क्या है, एक कारक है जो शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है, शरीर के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जैसे देखें यहाँ पे सोरेंस ने कहा है पौष्टिक भोजन थकान का प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का परम मित्र होता है। मतलब आपके एक सोरेंस महोदय जो हैं, ये काफ़ी अच्छे मनोवैज्ञानिक भी रहे, दार्शनिक भी रहे, शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो भोजन होता है वो थकान का प्रबल शत्रु होता है। अगर आदमी खाए पिए रहेगा तो वो थोड़ी देर में थकेगा। अगर उसका पेट भरा है
और उसको अच्छा आहार मिल रहा है तो वो थोड़ा कम थकेगा। तो थकान का क्या हो जाता है, प्रबल शत्रु हो जाता है। और शारीरिक विकास का क्या हो जाता है, परम मित्र हो जाता है। मतलब अगर आदमी अच्छा भोजन पा रहा है, अच्छे तरीके से उसका पेट वगैरह भर रहा है और भोजन भी ठीक ठाक है, तो वो क्या करेगा, डेवलप अच्छे तरीके से करेगा। मतलब वो किसका, विकास का परम मित्र हो जाता है। ठीक है, बात करें शारीरिक विकास के लिए संतुलित पौष्टिक आहार परम आवश्यक है। आपको जब पता ही होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। संतुलित आहार शारीरिक विकास में बाधा खड़ी कर सकता है। अगर आप संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं तो वो क्या, शारीरिक विकास में आदमी क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और जब आदमी कुपोषण का शिकार हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो वो डेवलप नहीं कर पाता है। बात करें जो चौथा है वो आपका आ जाता है व्यायाम, खेल कूद एवं मनोरंजन का भी प्रभाव जो है किसके ऊपर पड़ता है, शारीरिक विकास के ऊपर पड़ता है। जैसे देखें अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल द वर्क एंड नो प्ले मेक जोहन अ डल बॉय, अर्थात सदैव काम करते रहना तथा खेल कूद ना करना जॉन को मंद गति का बालक बना देता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप हमेशा काम करते रहें, अगर आप मान लो पढ़ते ही हैं, हमेशा पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, या आप कोई वर्क कर रहे हो वही काम करते रहो करते रहो करते रहो, आप खेलो कूदो ना, तो आपको क्या कर देगा मेरे प्यारे दोस्त, वो मंद गति मतलब एक तरीके से समझो मंद बना देगा आपको। आप उसी में समझेंगे, मतलब एक तरीके से आप अलग तरीके से धीमी गति में आप आ जाएंगे। आप डेवलप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बाहरी चीज़ों को देखा नहीं। आपको जैसे एक चीज़ से आदमी तो डेवलप नहीं करता, समाज होता है, वातावरण होता है, ये सारी चीज़ें, शिक्षा होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या करती हैं। आपने शिक्षा के कारकों को, विकास के कारकों को पढ़ा है ना अभी पिछले वीडियोस में, तो वहाँ पे देखा है कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो शिक्षा को मिलके क्या करते हैं, जब वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या करता है, आदमी डेवलप करने लगता है। लेकिन अगर एक चीज़ पे फोकस किया जाएगा तो करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि अगर आदमी खेलता कूदता नहीं है, अपना मनोरंजन नहीं करता है, तो वो क्या, मंद बन जाएगा, वो धीमी गति से अपना काम करने लगेगा। ठीक है, बात करें इस प्रकार शारीरिक विकास के लिए व्यायाम तथा खेलकूद अपरिहार्य होते हैं। मतलब एक तरीके से अनिवार्य होते हैं। इन चीज़ों को खेलना कूदना और मनोरंजन करना एक इम्पॉर्टेंट कार्य हो जाता है। इसके साथ मनोरंजन एवं ठीक है मनोविनोद की शारीरिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मतलब कह रहे हैं मनोरंजन होता है और जो मनोविनोद होता है, ये दोनों एक तरीके से देखें तो क्या करते हैं, शारीरिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो आपका पांचवा आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जा रहा है विश्राम और निद्रा सॉरी मतलब नींद और क्या, आराम। ये दोनों भी जरूरी होता है क्योंकि थका तन मन शारीरिक विकास का प्रबल शत्रु होता है। अतएव शारीरिक विकास के लिए पर्याप्त विश्राम और निद्रा आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि अगर थका तन है आदमी का, जो थका आदमी अगर शरीर से थक चुका है, मन से थक चुका है, तो वो क्या हो जाता है कि वो विकास का प्रबल शत्रु हो जाता है। जब आदमी थक जाता है तो काम करने लायक नहीं रहता, तो आदमी जब कोई काम कर नहीं पाएगा तो वो डेवलप नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो क्या हो जाता है, विकास का प्रबल शत्रु हो जाता है। इसीलिए हमें पर्याप्त विश्राम और पर्याप्त निद्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, छठा पॉइंट जो है आपका आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, छठा जो कारक है जो आपके विकास को प्रभावित करता है शारीरिक, वो आ जाता है उपयुक्त पारिवारिक परिवेश। ठीक है, जैसे परिवार ममता का मनोरम मंदिर होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो फैमिली होती है वो ममता का मनोरम मंदिर होती है। वहाँ पे आदमी को लाड प्यार के साथ, कोई अगर गलत काम भी कर रहा है तो उसको आराम से बेचारे को बताया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, उसको समझाई जाती हैं। ममता, मैत्री, स्नेह, सहयोग, संरक्षण, सहानुभूति, दयालुता परिवार के क्या हैं, प्रांगण में ही सुलभ होते हैं। मतलब इन तरीकों को देखें तो बालक को ममता माता के द्वारा, मैत्री भाई बहन के द्वारा मिल जाते हैं, स्नेह भी भाई बहन के द्वारा आपको मिल जाएंगे, सहयोग मिल जाएंगे, परिवार का सहयोग मिलता है तभी आदमी कुछ कर पाता है, संरक्षण मिल जाता है, अगर कहीं से आपको कोई दिक्कत आ रही तो ये बचाएगा। ठीक है, सहानुभूति आपको मिलती है, अगर आप कोई काम गलत कर ही जाते हैं तो आपको समझाया जाता है कि हाँ ठीक है कोई नहीं, या आपका कोई काम नहीं हुआ तो सहानुभूति मिलती, कोई नहीं अगली बार में हो जाएगा। सदस्यता मिल जाती है, सदस्यता मिल जाती मतलब आप एक परिवार के एक मेंबर हो जाते हैं। मतलब वहाँ पे आपकी एक भूमिका होती है, आपकी एक इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, परिवार में ही अच्छी तरीके से हमें मिल पाते हैं।
अतएव उपयुक्त शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त पारिवारिक परिवेश नितांत आवश्यक है। तो देखें तो एक तरीके से अगर आदमी का फिजिकल डेवलपमेंट करना है आपको, तो क्या इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखें शारीरिक विकास और शिक्षा, इन चीज़ों को हम देख लेते हैं कि शारीरिक विकास और शिक्षा ये दोनों किस प्रकार का संबंध रखते हैं या एक दूसरे किस प्रकार से संबंधित हैं। इन चीज़ों को भी हम इसी वीडियो के अंदर देख ले रहे हैं। ठीक है, बात करें शारीरिक विकास और शिक्षा में पर्याप्त घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसके द्वारा शिक्षक को और शिक्षार्थी तथा अभिभावक को शारीरिक रचना के और स्वरूप के विषय में विशेष रूप से बहुत सी ऐसी बातें मालूम होती हैं जिसमें शिक्षक के कार्य को सफल बनाया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं, देखें तो अगर शारीरिक विकास को और शिक्षा का दोनों के बीच में क्या एक अच्छा संबंध पाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी तथा अभिभावक जो हैं, ठीक है, इनको क्या शारीरिक रचना और स्वरूप के विषय में विशेष रूप से बहुत सी ऐसी सारी बातें होती हैं जो उन्हें मालूम करनी पड़ती हैं या मालूम होनी चाहिए, जिनसे क्या होता है शिक्षा देने में उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। जैसे हम यहाँ पे देख लें, पहला ही जो आपका आ जा रहा है वो आ जा रहा है निर्देशन और निदेशन। ठीक है, क्या निर्देशन और निदेशन दोनों तरीके से देख लेते हैं क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बालक के स्वास्थ्य की जानकारी आपके अध्यापक उचित निर्देशन मतलब गाइडेंस तथा निर्देशन डायरेक्शन दिया करें। मतलब कह रहे हैं कि बालक के स्वास्थ्य की जानकारी मतलब उसके शरीर से संबंधित जो उसका स्वास्थ्य है उसकी जानकारी करके अध्यापक उचित निर्देशन दें। मतलब देखें अगर आदमी का किसी तरीके से अगर उसको कोई दिक्कत आ रही तो उसको बताएं कि आपको इस तरीके से खाना चाहिए, पहनना चाहिए, अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। उसका निर्देशन और निर्देशन दोनों ये टीचर को करना चाहिए, जिससे शारीरिक और गति संबंधी विकास अधिकतम हो जाएगा। मतलब अगर उसको सही निर्देश मिलता रहे और सही निर्देशन मिलता रहे तो वो क्या अच्छे तरीके से डेवलप की चीज़ों को कर पाएगा। अगला जो आपका जा रहा है व्यवहार में परिवर्तन। शारीरिक विकास का संबंध व्यक्ति के व्यवहार से होता है। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है, अतएव इसका ध्यान अध्यापक रखें। मतलब कह रहे हैं कि जो शारीरिक विकास का संबंध होता है मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति के व्यवहार से होता है। आदमी किस तरीके से अपने कार्यों को करता है इसका संबंध सीधा उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे पड़ता है। जैसे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है, और जो शिक्षा हम आदमी को ग्रहण करवाते हैं उसमें क्या हम बालक के अंदर एक तारतम्यता पैदा करते हैं, एक लय पैदा करते हैं कि आपको इसके बाद ये करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए। और जब उसके आदमी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो उसके शारीरिक विकास में भी परिवर्तन आ जाता है। उसको बताया जाता है कि खाना खाने के बीच में पानी नहीं पिया जाता, खाना खाने के बाद में 10-15 मिनट बाद में पानी पीना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, उसके जब व्यवहार में इन चीज़ों में परिवर्तन आया तो उसके बॉडी में क्या करने लगेगा, वो जो खाना खाएगा वो चीज़ें क्या करने लगेंगी, वर्क करने लगेंगी और वो अच्छे से डेवलप कर पाएगा। ठीक है, बात करें मेरे प्यारे दोस्त जो आपका अगला आ जा रहा है वो आ जा रहा है अन्य विकास पर प्रभाव। ठीक है, अन्य विकास पर प्रभाव का मतलब क्या है, शारीरिक विकास का प्रभाव मानसिक तथा सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है मेरे प्यारे दोस्त उसका प्रभाव किस पे, मेंटल और सोशल दोनों पे पड़ता है। इस विचार से अध्यापकों को अपना कार्यक्रम ऐसा रखना चाहिए जो शारीरिक तथा मानसिक विकास साथ साथ कर सके। मतलब कह रहे हैं अगर हम देखें कि जो शारीरिक विकास होता है उसका संबंध मानसिक और सामाजिक से होता है, तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो अध्यापक को अपना कार्यक्रम इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे आदमी का क्या शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का विकास साथ साथ हो। ठीक है, दोनों तरीके के विकास क्या हो, डेवलपमेंट एक साथ चलें। इससे बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। तो इससे क्या होता है कि बालक का जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या हमें पूर्ण रूप से सहायता मिलती है। आई होप मेरे प्यारे दोस्त ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।